Hello students, today we are just going to start the chapter current electricity. So in this chapter we'll just start what is current. हमारा फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने जो चार्ज की बात करी थी वो चार्ज था रेस्ट में. द चार्ज इज रेस्ट. इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या होता है, चार्ज रेस्ट में रहता है. किस में रहता है? रेस्ट में. ठीक है, चार्ज एट रेस्ट. और वहीं जहां हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो रहेगा मोशन में. चार्ज किस में रहेगा? मोशन में. इन करंट इलेक्ट्रिसिटी there is motion. The only difference is that. So इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज चार्ज. क्या समझना पड़ेगा? व्हाट इज चार्ज. ठीक है, जनरली क्या होता है, कोई हम इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं. एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने लिया तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट के यहाँ पे सपोज हमने कोई डिवाइस लगाया हुआ है. यहाँ पे हमने कोई एक बल्ब लगाया हुआ है. यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है. अंडरस्टैंड. और यहाँ पे हमने एक की लगाई हुई है. यहाँ पे हमारे पास में एक सेल है. अंडरस्टैंड. ये जो बड़ा पार्ट है और एक छोटा पार्ट है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा. अंडरस्टैंड. तो जो करंट फ्लो होगा, द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज, द मोशन ऑफ चार्ज इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अंडरस्टैंड. एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव. ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन की स्टडी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं हुई थी, तब तक हम लोग ये सोचते थे कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, बट स्टिल द चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की स्टडी हो गई तो हमको ये पता पड़ा कि एक नेगेटिव पार्टिकल भी है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मूव करता है, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. क्या करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. और वो चार्ज को कैरी करता है, वो चलता है. क्या करता है? चार्ज को कैरी करता है, वो चलता है. अगर सर्किट के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसके अंदर नेगेटिव भी होगा. पर नेगेटिव क्या था? और वो नेगेटिव क्या था? इलेक्ट्रॉन. क्या था? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो हम समझते हैं कि कोई भी हमारे पास में बैटरी है, उस बैटरी में से कोई भी चार्ज फ्लो हो रहा है. उस बैटरी में से क्या हो रहा है? कोई भी चार्ज फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो क्या होगा? चार्ज यहाँ पे कंज्यूम होगा. चार्ज क्या होगा यहाँ पे? कंज्यूम का मतलब यूज हो जा रहा है उसका. ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे क्या, तो दैट इज पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट होगा. और ये वाले पॉइंट पे क्या क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव. ऑल्टरनेट चलता है चार्ज हमेशा. क्या चलता है? ऑल्टरनेट. यहाँ से पॉजिटिव गया, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव. और ये वाली की पर नेगेटिव के बाद क्या आएगा? पॉजिटिव. और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव. देखिए नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया. आप यहाँ पे n नंबर ऑफ सर्किट्स, n नंबर ऑफ डिवाइसेस लगा दीजिए, लेकिन यू हैव टू गो ऑल्टरनेट वाइज. यू हैव टू गो ऑल्टरनेट वाइज. तो हमने कुल मिला के ये समझा कि यहाँ पे पॉजिटिव पे क्या फ्लो हुआ? चार्ज फ्लो हुआ. नेगेटिव पे क्या फ्लो हुआ? इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ. तो ऑल दैट थिंग्स विल स्टडी इन दिस चैप्टर कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट किन किन कंडीशंस में फ्लो होता है. देयर लॉट ऑफ कंडीशंस. कभी करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो करंट डेंसिटी बढ़ेगी, कभी करंट कम फ्लो होगा. करंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, एंड व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. ऑल दैट थिंग्स विल बी स्टडी इन दिस चैप्टर. सबसे पहले हमने तो ये चीज़ क्लियर कर ली
कि चार्ज जो होता है किसी भी मोशन के साथ में कैसे सर्किट के अंदर फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब V क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो जनरली करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट की बात करते हैं, बट किसकी बात करेंगे सबसे पहले, करंट की बात करेंगे। करंट जनरली क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से, ठीक है। कैपिटल आई से करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कैपिटल आई के बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। सर चार्ज क्या होता है, ये जो फ्लो हो रहा है ना ये चार्ज ही है, और चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से, या फिर टाइम को करेंगे यहाँ पे हम लोग टी से रिप्रेजेंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। करंट का फॉर्मूला क्या बना, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है। तो आई का जो एक यूनिट, अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करेंगे, इसकी एक एसआई यूनिट रहती है, ठीक है। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे चार्ज की क्या है, यहाँ पे कूलम है, और टाइम की कितनी हो जाएगी, सेकंड। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो कूलम सेकंड इनवर्स। बट जो करंट की यूनिट है वो एम्पियर भी रहती है, क्या रहती है। तो ओवरऑल जनरली करंट की यूनिट ली जाती है एम्पियर में, और अगर आपको ड्राइव करनी है तो आप ऐसे भी इसके अंदर ड्राइव कर सकते हो। इज इट क्लियर। तो करंट का ये फॉर्मूला हो गया। करंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, सर करंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी की बात करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि सर वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। क्या वेक्टर और स्केलर क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस बारे में। वेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का डायरेक्शन होना। वेक्टर मतलब डायरेक्शन होना। मैंने ये मार्कर यहाँ पे लिया, अभी मार्कर को मैंने यहाँ से फोर्स लगाया तो ये आगे था बड़ा, ऐसा तो नहीं यहाँ से फोर्स लगाया तो ऊपर निकल गया ऐसे करके, ऐसा तो नहीं हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ पे मार्कर पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ये अंदर की साइड गया यहाँ पे, अंडरस्टैंड। तो ये क्या हुआ, इसको फोर्स लगा तो इसको एक डायरेक्शन मिला, अंडरस्टैंड। मेरे हाथ में मार्कर रखा हुआ, मैंने इसको यहाँ पे किया तो इसको डायरेक्शन मिला। तो जिस भी चीज़ के अंदर फोर्स लगाने पे उसे डायरेक्शन मिले, दैट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स लगाने पे क्या मिले, डायरेक्शन मिले, तो दैट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एंड दैट क्वांटिटी आल्सो कंटेन मैग्नीट्यूड भी होता है उसके अंदर। मैग्नीट्यूड का मतलब उसके अंदर कुछ मास है, उसके अंदर मास है बॉडी के अंदर, तभी तो उसमें फोर्स लगा रहे हैं। जब तक इसकी अगर इसमें मास नहीं होगा तो फोर्स कैसे लगाओगे। इफ इट डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ मास वी कैन नॉट अप्लाई एनी काइंड ऑफ फोर्स ऑन इट। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि सर आप तो ये बताइए कि वेक्टर क्वांटिटी है करंट की स्केलर क्वांटिटी है। कितने बच्चे बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। 95% स्टूडेंट्स का जवाब क्या रहता है, वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियसली सर देख तो रहे हो आप, यहाँ पे डायरेक्शन है ना, इसमें डायरेक्शन है ना इसमें, तो ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी होगा। बट नो, बट नहीं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि अलजेब्रिक सम, सपोज करिए कि एक सर्किट से यहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन से करंट आ रहा है। डिफरेंट डायरेक्शन से करंट आने के बाद क्या हुआ कि करंट आया, हमने डायरेक्शन शो किया, ये यहाँ पे क्या करंट का डायरेक्शन आया, 3 जगह से मिल गया एक जगह पर, फिर यहाँ पे फैल गया 3 जगह पे। तो कहाँ डायरेक्शन शो कर रहा है ये पर्टिकुलर, कहाँ डायरेक्शन शो कर रहा है, इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आया था I1 के फॉर्म में, और यहाँ पे आया था I2 के फॉर्म में, और यहाँ पे आ गया I के फॉर्म में। अब यहाँ पे निकल कर आया तो मिल गया I1, I2, I3 एंड I4। दे आर जस्ट हैविंग मैनी डायरेक्शंस। तो करंट डज नॉट हैव। बात कर लें हम लोग, जैसे सपोज करो कि बादल गरज रहे हैं, बादल गरज में लाइटनिंग हो रही है, तो लाइटनिंग क्या पर्टिकुलरली तुम्हारे घर पे हो रही है क्या, किसी घर बिजली गिर सकती है,
कहीं पे भी लाइटनिंग हो सकती है। तो वो जो चार्ज है, चार्ज किसके अंदर है? बादलों के अंदर चार्ज है। तो दैट चार्ज डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन, इट कैन मूव। वो वो उस जगह पे मूव करेगा जहाँ पे उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। कहाँ मूव करेगा? जहाँ उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। पानी के अंदर अगर हमने 2 तारे डाल दी तो डायरेक्शन है क्या? पूरे पानी में करंट फैल जाएगा। होता है ना ऐसा, अंडरस्टैंड? तो ओवरऑल क्या है कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? बहुत सारे और भी कंसेप्ट हैं इसके, बट एक पर्टिकुलर कंसेप्ट आप यही रखो अभी हाल फिलहाल के लिए। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट, करंट का फॉर्मूला हमें पता पड़ चुका है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा इसमें कि करंट की यूनिट फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने, करंट का डायरेक्शन पता कर लिया। नाउ टाइप्स ऑफ करंट, नाउ टाइप्स ऑफ करंट। तो अभी हमने पढ़ लिया वो कि करंट ओवरऑल होता क्या है। एक फॉर्मूला और देख लो जो अभी आपके न्यूमेरिकल्स में पुट होगा, आई इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाय टी। क्यू नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। तो क्यू की जगह पे क्या रख दूंगा मैं? एन ई। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टी। तो आई का फॉर्मूला क्या बन गया? आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। अंडरस्टैंड? ये फॉर्मूला आपका पुट होगा, याद रखना, न्यूमेरिकल्स के अंदर। एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स के अंदर ये वाला फॉर्मूला पुट होगा। कुछ न्यूमेरिकल अभी परफॉर्म करेंगे हम लोग। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितने टाइप ऑफ करंट होते हैं? जनरली 3 टाइप के इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स आर देयर, दैट डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे घर में कौन सा करंट आता है? कौन सा करंट आता है? ऑल्टरनेट करंट आता है हमारे घर में। पर जो बाहर वायर से वहां पे डायरेक्ट करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, क्या होता है। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ रहता है जनरली वो एकदम स्ट्रेट लाइन में रहता है। इट इज कांस्टेंट। जैसे पावर हाउस से निकला है बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा। इट डज नॉट वेरी विद टाइम, it does not vary with time, it is constant current. Electric current is said to be steady when its magnitude does not change with time, and electric current is said to be steady when its direction and magnitude does not change with time. That's called direct current. बात समझ में आई? ये टाइम यहाँ बढ़ता जा रहा है हमारा और आई यहाँ बढ़ता जा रहा है और करंट का फ्लो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रहा है। क्या? टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रहा है। दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जो करंट टाइम के साथ में वेरी करेगा, जो दूसरा करंट है उसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट करंट। ऑल्टरनेट करंट क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट करंट। ऑल्टरनेट करंट क्या होता है? जो टाइम के साथ क्या होगा? चेंज होता जाएगा, जो टाइम के साथ चेंज होता जाएगा। देखिए ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, दैट्स कॉल्ड ऑल्टरनेट करंट। द करंट विच इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में जो चेंज होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल रहती है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल रहती है। हमारे घरों में जो करंट फ्लो होता है वो होता है ऑल्टरनेट करंट। क्या होता है? ऑल्टरनेट करंट। नाउ द थिंग इज दैट सर डेंजर करंट कौन सा होता है? डायरेक्ट करंट डेंजर होता है कि ऑल्टरनेट करंट डेंजर होता है? ऑब्वियसली डायरेक्ट करंट डेंजर होता है। जैसे वो करंट आया आपके हाथ में चिपका, जब तक आपकी बॉडी में से पूरे चार्ज न्यूट्रल नहीं हो जाते तब तक हाथ आपका ऐसा ही रखा रहेगा वहां पे। और ऑल्टरनेट करंट क्या करता है? झटका मारता है, वाइब्रेशन होगा, जैसे लगा तो धन से वाइब्रेशन हो जाएगा आपको। आपके घर में लगा ना करंट और पूरा शरीर हिल जाता है एकदम। तो ऑल्टरनेट करंट इज नॉट डेंजरस बट इट इज डेंजरस। अगर तरीके का झटका लग गया तो परलोक से धार जाओगे।
बट डायरेक्ट करंट तो बताता ही नहीं, अगर आप ऐसे खड़े हो गए टिक कर तो ऐसे खड़े रहोगे, और जैसे वो खत्म हुआ, जैसे आपकी बॉडी में चार्जेस खत्म हो गए, आप गिर जाओगे तुरंत। तो इट इज़ वेरी डेंजरस करंट। विच करंट इज वेरी डेंजरस? डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेट भी ये नहीं कि सॉकेट्स के अंदर उंगली डाल के बैठ गए। आई बात समझ? तो दैट्स कॉल्ड ऑल्टरनेट करंट। ठीक है, अंडरस्टैंड? यहाँ तक बात हो गई क्लियर? नाउ इसके बाद हमने जब स्टेडी करंट समझ लिया, हमने ऑल्टरनेट करंट समझ लिया, हमने करंट का फॉर्मूला निकाला था, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी निकाला था ना अभी, ये भूल तो नहीं गया जल्दी से, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी निकाला था। तो मैंने क्यू की जगह पे रखा था एन ई अपॉन टी। तो फॉर इवन इन CBSE हो या MP बोर्ड हो या फिर IIT हो या फिर नीट हो या कोई भी XYZ कोई भी एग्जाम हो, न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे, एंड विदाउट न्यूमेरिकल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्वालिफाई एनी एग्जाम। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। कोई भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है, कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब हर कंडक्टर की अपनी अपनी लेंथ होती है, क्या? सपोज करो ये कंडक्टर है तो उसकी लेंथ कितनी हुई, करीबन 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेंगे, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही कम करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द फ्लोइंग ऑफ करंट। समझना ध्यान से। जैसे सपोज करो हमारे पास में छोटा सा वायर है तो उसमें तुरंत करंट फ्लो हो जाएगा कम वोल्टेज के साथ में, और हमारे पास में बहुत लंबा वायर है तो उसमें करंट फ्लो होने के लिए क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज भी फ्लो करना पड़ेगा। तो अभी हम क्वेश्चन समझते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में, पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में, फ्लो थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर सो दैट द कंडक्टर कैरी अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। सिर्फ 1 एम्पियर करंट फ्लो होना है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से फ्लो होंगे, 1 एम्पियर करंट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर। समझ गए क्वेश्चन का मतलब? समझ गए? क्या समझे कि एक सेकंड के अंदर एक कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर आपको कैसे मालूम कितने नंबर ऑफ करंट फ्लो होंगे? ये लिखा है ना यहाँ पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स निकालना है अपन को। क्या निकालना है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है हमको। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, I इज इक्वल्स टू क्यू बाय, क्या था, क्यू बाई टी था ना। तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या था, क्यू क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन था नंबर ऑफ, कितने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इस फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज पुटना करना शुरू करेंगे। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या रहता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हाँ वैल्यू बतानी है ना, हाँ -19 वॉट, सिंपल लिखो, इतना कंफ्यूजन मत करो, सिंपल है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सर कूलाम क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज है। कूलाम क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज है यहाँ पे। तो ई की वैल्यू हमको ये फाइंड आउट होगी। करंट का फॉर्मूला भी हमने निकाला था, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे रख दिया, वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या रख रहे हैं, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। तो I अपॉन टी दैट्स कॉल्ड I अपॉन एन इज इक्वल्स टू ई बाय टी लिख सकते हैं। ठीक है,
आई अपॉन एन इज इक्वल्स टू ई बाई टी। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हमारे पास गिवन क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है हमारे पास में, 1 सेकेंड गिवन है हमारे पास में, और करंट दिया हुआ है। तो इसके अंदर थोड़े चेंजेस लेके आओ, इसके कर दो आई बाय ई इज इक्वल्स टू एन बाय टी। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। फाइंड आउट करो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी। कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए इसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हमने इस फॉर्मूले के अंदर क्या किया हुआ है, टी यहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली टी आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई टी। तो क्या करेंगे, आई इंटू टी, तो आई तो हमने रख दिया करंट, ये करंट है ना, और इंटू टी यानी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद 1 सेकेंड ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको यानी वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो समवेयर यू विल गेट 0.625, अंडरस्टैंड, इसका डिवीजन आएगा। और ये माइनस की जो टर्म है ये आ जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस का यानी प्लस का 19, क्या आ जाएगा, प्लस का 19। और एक नंबर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। आ रहे हो समझ में। तो ये क्या निकल आया हमारे पास में, एन निकल आया, एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन पर सेकेंड। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो करेंगे, अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा 1 सेकेंड के लिए किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड, अंडरस्टैंड। So this is the starting of the numericals in electric current. Now we are just going to perform another. Now we are just going to perform another. So hello students. Today we are just going to start the chapter current electricity. So in this chapter we just try to find out what is resistance and resistivity. And before it we have understood many topics. We have understand about what is current, and how the charges flow, and what is electron, all such kind of things we have studied. तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, टॉपिक है रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंड। रेजिस्टेंस के बाद आएंगे लोग रेजिस्टिविटी पे, किस पे आएंगे, रेजिस्टिविटी पे। सो रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले हमको मालूम होना चाहिए व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ हम सबने सुना है क्या होता है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज ओम्स लॉ। ये जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक कॉमन है 10th में और 12th में। 10th के अंदर ये टॉपिक जो दिया हुआ है उसके अंदर जनरल पूरी बेसिक टर्म्स आ गई हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने करंट पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर हमने फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने पावर पढ़ा हुआ है। 10th के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, किसका, उसी 10th CBSE के अंदर की। इसके बाद हमने उसके अंदर पढ़ा पावर क्या होता है, इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो दीज आर कॉमन टॉपिक्स इन 11th 10th एंड 12th क्लास। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इसके अंदर वो हम लोग पता कर रहे हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज ओम्स लॉ, क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ के सबसे पहले ओम की खोज किस, मतलब ये रेजिस्टेंस की खोज किसने करी थी, हु हैज फाइंड आउट ओम, बट पूरा नाम क्या था उनका,
व्हाट इज जॉर्ज साइमन ओम। अब सर आपको हमको तो डायरेक्टली बता दो कि ओम्स लॉ होता क्या, हमको नाम से मतलब नहीं है। वी मस्ट नो द नेम, किसने किस चीज़ की डिस्कवरी करी है उसका नाम पता होना ज़रूरी है। अंडरस्टैंड। किस सन में खोज करी थी? व्हाट वाज द सन? हाँ, नो, दैट्स 1828। कब करी थी? 1828 में। उन्होंने ये स्टेट किया था कि इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच में उन्होंने रिलेशन बताया था। किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच में उन्होंने रिलेशन बताया था। सर कैसे बताया था? उन्होंने क्या किया था, उन्होंने V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I ये इक्वेशन प्रूफ करी थी। V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। अंडरस्टैंड। नाउ सर V क्या होता है? V इससे पहले वाली क्लास में मैं बता चुका हूँ, बट स्टिल आई जस्ट टेल यू कि V इज पोटेंशियल। V is potential difference and I is for current। तो पहले समझने की हम कोशिश करेंगे। ये हमारे पास में कंडक्टर है, क्या है? एक कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है सर? मैं बोल दूं। करंट का मतलब ये होता है, कंडक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिवाइस या ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर आसानी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकें एट नॉर्मल टेम्परेचर। कंडक्टर इज अ सब्सटेंस or a device in which the electrons can flow very easily without passing any type of heat or electricity। फ्री स्टेट में होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर। क्या होने चाहिए? फ्री स्टेट में होने चाहिए एट नॉर्मल टेम्परेचर। व्हाट? नॉर्मल टेम्परेचर। अंडरस्टैंड। कंडक्टर के बारे में और हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ओम्स लॉ। हम लोग जब सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो मैं उसके अंदर आपको कंडक्टर ही बताऊंगा, इंसुलेटर बताऊंगा और सेमीकंडक्टर से बताऊंगा। तो कंडक्टर ओवरऑल क्या होता है? कंडक्टर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कंडक्टर। क्या लिखता हूँ? कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कैसे रहते हैं सर? ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको कंडक्टर, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अंडरस्टैंड। अब हम लोग बात करते हैं सर, कंडक्टर तो आपने बता दिया क्या होता है, बट V और I क्या होता है? V यानी पोटेंशियल और I यानी करंट। ठीक है। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बता रहा है कि किस प्रकार की चीज के अंदर से आप करंट का प्रवाह करवा रहे हैं। मतलब इसके अंदर से मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ, यहाँ पे दोनों साइड मैंने बैटरी फंसा दी, यहाँ पे बैटरी फंसाई, यहाँ पे बैटरी का एक पॉइंट पॉजिटिव एक पॉइंट नेगेटिव दे दिया मैंने। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो दे दिया मैंने, पर इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मैंने लकड़ी ले ली तो लकड़ी के अंदर करंट फ्लो होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ इंसुलेटर। लकड़ी क्या? इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर मैंने कांच की रॉड ले ली इसके यहाँ पे, और यहाँ पे एक बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट फंसा दिया और बैटरी का नेगेटिव पॉइंट फंसा दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? कांच की रॉड ली है, कांच की रॉड में भी नहीं होगी। कांच की सरफेस पे रहता है, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात मैं बाद में करूंगा। अभी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ करंट। ठीक है। पर वहीं मैंने लोहे की रॉड ले ली तो उसके अंदर से इजिली क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। क्या होगा? करंट फ्लो होगा। अंडरस्टैंड। तो हम इसके अंदर बात करेंगे सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? डिपेंड ऑन द सब्सटेंस जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, डिपेंड ऑन द सब्सटेंस। तो मैं करूंगा यहाँ पे V इज इक्वल्स टू, हाँ, V इज इक्वल्स टू RI नहीं करूं,
ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा तो क्या लग गया आर। आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ लिखूंगा मैं आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और वहीं एक फॉर्मूला इसमें से मैं आर का निकालूंगा तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी अपॉन आई। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी अपॉन आई, ठीक है। अब क्या होता है सर रेजिस्टेंस होता क्या, थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, दिखने में ऐसा होता है डायग्राम के अंदर कुछ इस तरीके से जिगजैग, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। हर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। बट ये करता क्या है, यहां से आया करंट तेजी से, ये स्पीड ब्रेकर है, करंट के लिए क्या ही है तो स्पीड ब्रेकर क्या करता है, कार खूब तेज दौड़ा के लाए तुम लोग, और फिर जैसे स्पीड ब्रेकर आया तो ब्रेक लगा दिया आपने उसमें, तो इट इज वर्किंग एज अ स्पीड ब्रेकर जिसको करंट के फ्लो को रिड्यूस कर देता है ये, ताकि यहाँ पे जो आपका डिवाइस लगा है वो डैमेज ना हो, यहाँ पे आपका बल्ब लगा है वो डैमेज ना हो। आ रही बात समझ में, इसलिए हमें क्या यूज करते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का। तो ओवरऑल सर रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो करंट के फ्लो को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्या करता है शीशी, पूरी तरीके से रोक देगा, धीरे कर देगा, फिर क्या करेगा, किसमें किसमें डैमेज नहीं आएगा, हैं डैमेज किसमें नहीं आएगा, है ना। और डायरेक्ट फंसा दिया उसमें बल्ब तो ब्लास्ट हो जाएगा। क्या ब्लास्ट हो जाएगा, बल्ब की सर्किट, है ना। यहाँ पे बल्ब डायरेक्ट लगा दो, यहाँ पे 220 वोल्ट दे दो, ये 5 वोल्ट का बल्ब है, वॉट लगाएंगे वोल्ट लगाएंगे हैं वॉट, ठीक है। और यहाँ पे दे दो पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा सा बड़ा बना दूं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूं मैं 440 वोल्ट का करंट, वोल्ट का करंट, और यहाँ पे बल्ब लगा रहा हूं मैं 1 वॉट का, तो ये तेजी से करंट जाएगा और ये बल्ब क्योंकि वो झेल नहीं पा रहा है ना इतना करंट, पर मैं यहाँ पे क्या करूंगा एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, तो मेरे को रिक्वायरमेंट कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 1 वोल्ट का लगभग, और बाकी कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब कर लेगा। अंडरस्टैंड, समझ गया रेजिस्टेंस क्या होता है, समझ गया नहीं समझा, अब इतने में भी नहीं समझ पाओगे तो भाई दिक्कत है, फिर साइंस मत पढ़ो, इतने में भी नहीं समझ पा रहे हो तो, ठीक है। क्या होता है हाँ वेरी गुड, क्या होता है जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के फ्लो को कम कर देता है। मेरे ख्याल से इस क्लास में ये सुनने के बाद कोई रेजिस्टेंस के बारे में भूलेगा नहीं, ठीक है। तो आर रेजिस्टेंस की भी यूनिट होती है, यूनिट यानी मात्रक, उसको नापा कैसे जाएगा, मापा कैसे जाएगा, जैसे हम लोग चलते हैं ना तो दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस इज मेजर्ड इन, डिस्टेंस किसको मेजर करते हैं मीटर्स में, और करंट किसको मेजर कर, करंट किसमें मेजर करते हैं एम्पियर में, और वैसे रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम में। ओम का सिंबल है ये, क्या है ओम का सिंबल है, अंडरस्टैंड यहाँ तक, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी यहाँ पे, तो सुनो एक अच्छी चीज बताऊं, 1 अपॉन ओम इज इक्वल टू मो, ओम का रिवर्स मो, अब ये समझ ले, सीमन में उलझ जाएगा नहीं तो, ठीक है। ओम का उल्टा मो,
तो ओम को पा लिया तो मोह खोदोगे। ओम इज द फर्स्ट साउंड इन द यूनिवर्स। ओम इज द यूनिवर्स में फर्स्ट साउंड आया था ना, वो ओम का साउंड आया था। बाकी कई लोगों ने रिसर्च करी है, तो जो सन बर्न हो रहा है ना, सन, तो वहां से भी ओम की ध्वनि निकलती है, ऐसा मैंने सुना है। मैं मतलब सुनने नहीं गया था वहां पे, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, तो इट इज अ वेरी इफेक्टिव वर्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक रेजिस्टेंस क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बहुत काम की बात है, याद रखना। ठीक है, टेम्परेचर। अगर मैं रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, किसी डिवाइस का, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, सपोज करो यहाँ वाला एरिया मिटाता हूँ, क्योंकि ये देखते रहोगे तो समझते रहोगे। ये मिटा देता हूँ यहाँ से। ये कंडक्टर है, क्या ये? अब इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसको गर्म कर दिया मैंने। क्या कर दिया? गर्म कर दिया, मतलब मैंने इसको हीट दी। तो इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपस में टकराने लगेंगे, दे विल कोलाइड टू ईच अदर। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, कमरे में आग लग गई तो भागेंगे ऐसे, सबको दरवाजे से इकट्ठा निकलना है, और दरवाजे से इकट्ठे निकलने चक्कर में दो निकलने वाले थे तो एक भी निकले, सब फंस जाएंगे वहीं पर ही। तो क्या हो गया, जो नॉर्मल टेम्परेचर में बाहर जा रहे थे लोग, अब वो ज़्यादा टेम्परेचर हुआ कमरे के अंदर तो बाहर भागे, तो टकरा के गिर गए। तो जब भी किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर रिड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इट्स मीन टू से, किसी भी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसी भी कंडक्टर का हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और किसी भी कंडक्टर का हम टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, मतलब करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और टेम्परेचर घटाने से उसका रेजिस्टेंस, कंफ्यूज कर रहा है। सुनो ध्यान से, वन सेकेंड। हमने टेम्परेचर बढ़ाया है इसका, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, टेम्परेचर घटाया, रेजिस्टेंस कम गया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस कम होता है। दैट्स इट। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, किसी भी कंडक्टर के अंदर उसके डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता कि ये कितना करंट फ्लो कर रहा है। डायमेंशंस मतलब शेप पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? कि कितना उसके अंदर करंट फ्लो होना है। ऐसा नहीं कि लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा है तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, लकड़ी का टुकड़ा होगा तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? फ्लो ऑफ करंट। अंडरस्टैंड? तो ऐसा यूनिट की बात हो चुकी है इसकी, ओम रहता है ये। ठीक है, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला रहता है दैट्स कॉल्ड, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा? एम एल टी ए। ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा आपका एम एल स्क्वायर -3। ठीक है, एंड दैट्स कॉल्ड -2। दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अंडरस्टैंड? यहाँ तक क्लियर है एकदम? ये MLT डायमेंशन फॉर्मूले वाली जो क्लास है ना, उसको देखना तो पूरा डायमेंशन फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो डाला हुआ है डायमेंशन फॉर्मूले वाला, वो देख लेना तो पूरे डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं डायमेंशन समझाने बैठूंगा तो पहले मेरे को V का निकालना पड़ेगा, फिर I का, फिर R का। तो राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ओम्स लॉ। इस टॉपिक का नाम क्या है?
ये 10th क्लास में भी इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है और इसका एक्सपेरिमेंट now we are just going to start another topic that's called resistivity. अब resistivity is completely depend on the resistance. किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे. तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस व्हाट? फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस. ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं. जैसे कंडक्टर की लेंथ जितनी लंबी होगी उतना कम उसके अंदर क्या होगा? करंट का फ्लो होगा. आ रही बात समझ में? क्योंकि लेंथ लंबी है तो करंट का फ्लो कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. तो लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. तो लेंथ ऑफ कंडक्टर सबसे पहला पॉइंट क्या है? किसको नहीं आया अभी समझ में? रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल. रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लेंथ ज़्यादा होगी. क्या हुआ इसका मतलब? आर ट्रिपल आर. फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लेंथ ज़्यादा होगी और लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. जितनी लंबी वायर होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा. तो हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लेंथ ऑफ कंडक्टर. अब इसके बाद आते हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. बैठ जाओ बेटा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. ठीक है, R is inverse proportional to 1. R is inverse proportional to A. R is inversely proportional to A. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. जितना पतला वायर होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा. क्या? तो थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस देन द थिक वायर ऑफ द सेम लेंथ. इतनी बड़ी लेंथ है वायर की, अगर वायर पतला है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और अगर वो वायर मोटा है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा. क्यों सर? क्यों क्यों? डंडा आ गया मेरा. सुन ले, 1 मिनट में तू बता दे. तू बोल. ये सुन ले. आप ये थिक है और ये थिन है तो इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा. तो समझ लेगा. कुछ डिपेंड ऑन द मटेरियल. कंडीशन डिपेंड्स. कंडीशन इससे अप्लाई. पहले बोल दिया है, स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा हूँ. इसके अंदर करंट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अच्छे तरीके से होगा क्योंकि इट जस्ट हैव मोर स्पेस. इसकी स्पेस क्या है? ज़्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा होगा. इसमें स्पेस कम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा. तो दिस वायर हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड दिस वायर हैज़ लो रेजिस्टेंस. कंडीशन सप्लाई. किस कंडीशन की बोल रहा हूँ? डिपेंड ऑन मटेरियल. किस पर डिपेंड कर रहा है? मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है. इज इट क्लियर? तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/A नहीं बोलते इसको. जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना तो R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू A. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/A बोलोगे मतलब हो जाएगा R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा. इसका मतलब नहीं समझे? इसको क्या बोलेंगे? हाँ, ये अलग ही जा रहा है. हाँ हाँ, इनवर्स इन्वेस्टिगेशन.
R is inversely proportional to A. R is Inversely inversely proportional proportional to A. मेरे पास इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे भी हैं. हाँ, R is inversely proportional to A. टू ए. चलो आगे बढ़ते हैं. दोनों को कंबाइन कर लो. ठीक है. एल ऊपर है, ओ ए नीचे है. बैठ जाओ बेटा. बहुत बढ़िया. ऑल द बेस्ट. और प्रैक्टिस करो. ठीक है. और कोचिंग्स में डेमो लेने से पहले थोड़ा सा टीचर को भी देख लिया करो कि पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है. प्रपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कट जाएगा. ये रो है. रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. ये हटेगा ना, ये बड़ा सा पी. ठीक है. बड़े मुंह वाला पी कौन है? बड़े वाला ठीक है. और इसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे एल अपॉन ए. ये है रेजिस्टिविटी. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? और सिंबल का नाम क्या है? ठीक है. अब रो की वैल्यू निकालूंगा मैं. तो रो की वैल्यू क्या निकलेगी? रो यहीं पे ही. ठीक है. यहां तक किसको नहीं आया? ये यहीं पे रहा. ये आर ए यहां चला गया, एल नीचे आ गया. ठीक है. इसकी यूनिट क्या होगी? देखो यूनिट कैसे निकालेंगे देख लो बेटा एक बार, है ना. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम. एरिया है यहाँ पे, तो लेंथ इंटू लेंथ. लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना एरिया का फॉर्मूला. लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. लेंथ ही लेंथ की बात होगी, तो लेंथ इंटू लेंथ यानी मीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारे पास में मीटर स्क्वायर अपॉन ये एल है, तो ये मीटर. 1 मीटर से ये 2 वाला कटा तो यहाँ जगह. ठीक है. ओम मीटर हो गया ये. इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी. Now we are just going to start the numerical based on resistivity. That's very important for 10th class students and for 12th class students also. क्या कर रहे हैं इसमें बेस्ड? न्यूमेरिकल. ठीक है. न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भले आप कहीं ना कहीं डेरिवेशन या फॉर्मूला प्रूफ ना करें, बट यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर. अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर. अ वायर ऑफ, एक वायर है जिसकी लेंथ है 15 मीटर. हाँ. एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6.0 has resistance of 5.0 ohm. What is the resistivity? What is the resistivity? What is the Resistivity resistivity? हाँ. of the material of the material of the wire. of the wire. We have, हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है. क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टेंस फॉर्मूला लेते हैं. आर इज इक्वल टू, क्या लेते हैं? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन
ए, ये फॉर्मूला रहता है। लुक एट द बोर्ड, फाइन, बोर्ड पे देख लो, उसके बाद करते रहना आराम से। गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें, व्हाट इज गिवन? आर गिवन है, आर गिवन है यहाँ पे, रेजिस्टेंस कितना है? 5.0 ओम, ठीक है। और क्या गिवन है हमको यहाँ पर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, कितना है? 6.0 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या गिवन है हमको यहाँ पर? लेंथ एल गिवन है, कितनी है? 15 मीटर में दिए, सेंटीमीटर में दिए? मीटर में, श्योर? हाँ मीटर में। नाउ पुट ऑल दैट वैल्यूज इन द फॉर्मूला, फॉर्मूले पुट कर दो। कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया, क्या आंसर निकला है? ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। 5 इंटू 6.0 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 15। ना इसको काटोगे पीटोगे तो लगभग, देखो बहुत आसान है, ये 15 से ही गया, ठीक है, 3 टाइम्स, ये 3 1 जा 3 और ये 2, ठीक है। तो ये 2 लिख देंगे यहाँ पर, इंटू 10 की पावर, रेजिस्टेंस की यूनिट, हाँ, ओम मीटर, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। सो दिस न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th एंड